फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी है पूना शहर की, महाराष्ट्र का पूना। तो कहानी में जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद। ये कहानी सरिता का है और साथ में योगेश का है। तो चलते हैं अब उनकी कहानी में। मेरा नाम सरिता है। मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था जिसका नाम योगेश है। वो अदर कास्ट में था। मैं अपने पिताजी को बताया था सब कुछ कहानी। पिताजी तो हमारे मान गए थे, माँ भी समझाने पर मान गई थी, लेकिन हमारा जो बड़ा भाई था वो नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि हम शादी करेंगे तो अपने ही कास्ट में करेंगे, लेकिन उस लड़के से नहीं करेंगे जो अदर कास्ट का है। मैंने योगेश को अपने पिताजी को दिखाया था। पिताजी ने मेरे देखा था योगेश को। योगेश उन्हें पसंद भी था। तो वो तो समझदार थे, समझ रहे थे, लेकिन बड़े भाई बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और इसी बीच एक हादसे में हमारे मम्मी पापा का जान चली गई, एक एक्सीडेंट में, और वो दोनों मारे गए। हम लोग बहुत सदमे में चले गए थे। अब हमारे घर में हमारे ऊपर हमारा बड़ा भाई था और कोई नहीं था। हम वो दुख से उबर नहीं पा रहे थे, लेकिन उस दुख में योगेश ने बहुत हमारा साथ दिया था, हर चीज़ में मदद किया था। और आखिरकार हमने फैसला कर ही लिया था। करीब पिताजी और माँ का मौत के करीब 6 महीने के बाद में कि भाई तो हमारा मानेंगे नहीं, तो हम लोग कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं, लव मैरिज। और हमने कर भी लिया। और भाई को हमने बता दिया क्लियर। भाई बहुत गुस्से में था। वो बोल रहा था कि बहन, अब तू हमारे लिए मर चुकी है, अभी इस घर में तेरा कभी आना नहीं होगा, ना हम तेरे पास में कभी जाएंगे। वो बहुत गुस्से में था। मैं समझ गई थी कि जब गुस्सा इसका ठंडा होगा, शांत होगा, तो कुछ दिन में मान जाएगा मेरा बड़ा भाई। अभी बहुत गुस्से में था, इसलिए ऐसे अंट शंट बातें बोल रहा था। हम योगेश के साथ में आ चुके थे। योगेश ने एक नया फ्लैट लिया था, 2 रूम का, किराए का था वो भी। हम उस घर में शिफ्ट हो गए थे। हमें पहले ही दिन से उस घर में कुछ लगा कि हमारे, जब मैं किधर भी चलती हूँ तो हमारे साथ में कोई ना कोई रहता है, वो मेरे साथ साथ चलता है। मैं कई बार पलट के देखती हूँ, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आता था। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर कौन है वो और हमें क्यों नहीं दिख रहा है। खैर, 1 हफ्ता बीत चुका था और मैं डेली ही महसूस करती थी इस चीज़ को। और रात के, खास करके रात के टाइम में 8, 9, 10 के बीच में ऐसे ही मुझे महसूस होता था, और दिन में बिल्कुल शांति से रहती थी। मैं योगेश को बताया 1 हफ्ते के बाद में कि मैं ऐसे ऐसे महसूस कर रही हूँ, कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। योगेश बोला, सरिता, कहीं पर भूत नहीं है हमारे घर में। अगर होता तो मुझे भी महसूस होता ना, लेकिन मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हारा मन का भ्रम है सरिता, और कुछ नहीं है। एक बार डॉक्टर से चल कर के दिखा लेते हैं, शायद कुछ इलाज हो पाए, लेकिन डर का कोई इलाज नहीं है। वो ऐसे बोले योगेश। मैंने कि योगेश, मैं सही बता रही हूँ, आप विश्वास करो मेरी बात को। वो भूत प्रेत को मानते भी नहीं थे। बोले कि सरिता, मैं नहीं मानता इसको, ये सब गलत है। हाँ, तुम्हारे मन का वहम है, भ्रम है, और कुछ नहीं है।
मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ डॉक्टर के, चलते हैं। मैं बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। और गुस्सा तो मुझे आया था उस दिन। योगेश को मेरी बात को समझनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा हमें सलाह दे रहे थे। फिर मैं उनसे बताना बंद कर दिया था और ये सिलसिला चलता रहा था कुछ दिनों तक। करीब 1-1.25 महीना बीत चुका था उस घर में आए हमें। वो संडे की रात थी और योगेश बियर फियर कुछ नशा पानी करके आए थे घर पे। वो खाना थोड़ा बहुत खाए और फिर वो सो गए थे पलंग पर। मैं भी सो गई थी थोड़ा बहुत खा करके। अब मुझे भी थकान था, दिन भर का गहरी नींद आ चुकी थी। और तभी योगेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ सरिता बचाओ। और फिर उनका आवाज़ घुटने लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। मैं हड़बड़ा करके जागी। कमरे में 0 पावर का लाइट जल रहा था। मैंने देखा तो मैं तो कांप गई देख करके। एक काला सा लंबा सा बिना कपड़ों के आदमी योगेश का गला पकड़ करके हवा में उठा रखा था। अब योगेश का मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बस गूंगा ऐसे करके वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल आ रही थी। बस अपना हाथ पैर को पटक रहे थे, इधर उधर छटपटा रहे थे, उसके बंधन से छूटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली था, वो बिल्कुल नहीं गला छोड़ा। और मेरी तरफ वो लाल लाल आंखें ऐसे घूर करके मोटी मोटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। शायद उसकी नज़र मेरे पर ही थी। और मैं तो डर के मारे खूब चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो। लेकिन रात का करीब 2 बज रहा था उस टाइम। अब कोई हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, और आता भी कैसे, दरवाज़ा बंद था। हमारी आवाज़ तो शायद बाहर जा भी ना रही हो। और मैं दौड़ गई अपने पति को बचाने के लिए उस काले आदमी के पास में। मैं योगेश का पैर पकड़ करके खींच रही थी कि छोड़ो मेरे योगेश को, छोड़ो मेरे योगेश को, इसे कुछ मत करो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। मैं इस तरह का मिन्नतें कर रही थी उसके सामने में और रो रही थी। लेकिन उसको दया नहीं आ रही थी उस काले आदमी को। अब लग रहा था कि योगेश कहीं मर न जाए। और मैं योगेश का फिर हाथ पकड़ करके खींचना चाहा, तभी उस काले आदमी ने मुझे धक्का दे दिया। और धक्का था बहुत ज़ोर से। अगर मैं दीवार से टकरा जाती तो मेरा भी मरना तो तय था, मेरा सर ज़रूर फटता। जिस पोजीशन से उसने धक्का दिया था कि मेरा सर ही टकराता उस दीवार से। तभी 2 हाथों ने मुझे संभाल लिया, रोक लिया उस दीवार को टकराने से। लेकिन मैं वो हाथ देख नहीं पाई, हाथ मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन इतना महसूस हुआ कि वो हाथ हैं जिन्हें मुझे दीवार पर टकराने से बचाया है। और मैं एकदम जड़वत वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ निकल नहीं पा रहा था, डर के मारे बस कांप रही थी मैं। और तभी मैं देखा कि योगेश उसकी पकड़ से छूट चुके थे और नीचे गिर गए थे। अब वो काला आदमी बेडरूम में इधर से उधर भाग रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत ले जाओ, मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। और इधर से उधर पूरे बेडरूम में वो राउंड लगा रहा था, भाग रहा था अपनी तरफ से। लेकिन जो कोई था जो उसको पकड़ रहा था वो छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते एकदम गायब सा होने लगा। पहले पैर नज़र नहीं आ रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते नीचे से लेकर ऊपर तक। और लास्ट तक वो रोता रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बकस दो,
मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, लेकिन वो गायब हो चुका था। मुझे वहाँ पर एक परछाई सी नज़र आई, सफ़ेद परछाई सी, और उस परछाई को देख करके मैं ज़ोर से रो पड़ी और मैं दौड़ती हुई परछाई के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या शक्ति थी जो मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी। वो परछाई मेरे पिताजी की थी और बिल्कुल वैसे के वैसे दिख रहे थे, लेकिन परछाई धुंधले माफिक। मैं एकदम दहाड़े मार करके रो रही थी कि पिताजी, पिताजी, आप कहाँ चले गए हो? आप हमें छोड़ के चले गए हो। इस हाल में हमारे पीछे कौन है अब? आप ही तो थे, एक भाई जो हमें पूछता ही नहीं है। और तभी वो परछाई धीरे 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 एकदम सी गायब हो गई और योगेश अब नीचे से उठ करके खड़ा होकर के मुंह खोले और सब कुछ देख रहे थे। शायद उनको गले में दर्द था। उस शैतान ने उनका गला बुरी तरह से जख्मी कर रखा था। लग रहा था कि वहाँ से खून भी टपक रहा था, हल्का हल्का लग रहा था। और मैं वही सोच रही थी कि आज हमारे पिताजी मर कर के भी और हमारी मदद के लिए आए थे, और एक मेरा भाई है जो कह रहा है कि तू हमारे लिए मर चुकी है। तो दोनों में कितना फ़र्क है। तो दोस्तों, ये थी सरिता जी की कहानी। अगर आपके पास में भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी है और हर रोज़ नई नई कहानी उसमें अपलोड होती है, तो प्लीज़ देखना ना भूलिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।